बीजेपी कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रह चुकी है जो जनता की तरफ ध्यान ही नहीं देती है। आज आप देख सकते हैं इलेक्शन जीतने से पहले जो भी अभी तक पीछे देखा है, 3 महीने पहले आते हैं, जनता से जुड़ते हैं, बात करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और 3 महीने के बाद जब चलो जो भी जिसकी भी सरकार बनती है उसका सब दोनों जनता को भूल जाते हैं। इससे पहले आज आप देख सकते हैं 4.5 साल हो गए इस सरकार को। 4.5 साल पहले सरकार ये कहाँ थी। आज 4.5 साल के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ये बोलते हैं कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम पानी फ्री देंगे, हम लेडीज में बसों का किराया हाफ कर देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 4.5 साल पहले आप कहाँ थे। चलिए, आपने 4.5 साल का जिक्र किया ना, तो आम आदमी पार्टी की तो सरकार बनी थी, केजरीवाल जी तब भी तो आ सकते थे, अब इलेक्शन टेन्योर में क्यों आ रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश बेटा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी हितेश परिहार के संगठन मंत्री हैं, नाम विनीत कपूर है। और इनके राजनीति में पदार्पण करने के बाद कई चीज़ें चर्चा में हैं। चर्चा में ये भी है कि ये एक युवा चेहरा चंबा से हो सकते हैं, और अगर ये युवा चेहरा चंबा से आते हैं तो बहुत बड़ा डेंट भाजपा और कांग्रेस को पड़ने वाला है। फिलहाल इनकी क्या रणनीति है, हम सीधे इनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका विनीत जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं टाइम्स ऑफ चंबा के दर्शकों को मेरा नमस्कार है। अच्छा, चूंकि आप बिजनेसमैन रहे हैं और अचानक राजनीति में आने का मकसद क्या है? शुरू से तो मैं आपने से कहा मैं शॉपकीपर ही हूँ, और कई बार अभी तो नहीं, काफ़ी टाइम पहले की बात है, जैसे कि हम कोई भी सरकारी काम करवाते थे या सरकारी काम के लिए अगर हमें जाना पड़ता था तो वहाँ मैं देखता था बहुत दिक्कत होती थी हमें। तो काम टाइम से नहीं होता था, थोड़ा अपने आप को लगता भी था कि जब हमारे को हम सब जगह सही हैं तब भी हमारे काम क्यों नहीं हो रहे। तो जब बाद में देखा, धीरे धीरे पता लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉलिटिकल इशू भी रहते हैं। तो और उसके बाद फिर हमने अपने चंबा के जैसे हॉस्पिटल के हालात देखे कि हमारे चंबा के हॉस्पिटल जो हैं उसके हालात जो है वो मतलब इम्प्रूव ही नहीं हो पा रही है। काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं, बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ। हम जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कभी डॉक्टर्स नहीं थे पहले, आज भी डॉक्टर्स नहीं हैं। उसके पहले हमने देखा कि कई तरह के टेस्ट हैं या कोई मशीन्स हैं, तो ये बहुत सी हमने कमियाँ देखी। फिर हमारे को समाज में और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे हम रोड कनेक्टिविटी देख सकते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं। आज चंबा पठानकोट मार्ग देख सकते हैं, एनएच देख सकते हैं हम, जैसा मतलब मुझसे भी बहुत से पहले ये एनएच बना हुआ है, और मेरी उम्र भी इतनी ज़्यादा तो नहीं, पर जब से मैं देख रहा हूँ होश संभाला है, ये जो रोड है, ये जो एनएच है हमारा, अभी एनएच बना है, तो ये आज तक जैसा हम देखते आ रहे बचपन से वैसा का है ही है, वैसा ही है। मतलब इसमें कुछ भी नया नहीं दिखा मुझे, नया चेंज नहीं आया। आप रोड के हालात देख सकते हैं, वही खड्डे हैं। और क्या कहते हैं इसे अपना, आज तक वाइडिंग जो है वो नाम मात्र वाइड, सिर्फ नाम का एनएच है। देखा जाए तो इसमें वो वाली एनएच वाली क्वालिटीज़ नहीं है जो होती है। मतलब आप कुल मिलाकर जो परिस्थितियां हैं उनको बदलना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। परिस्थितियाँ देखो जी, आज आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, और इतने सालों में आज भी हमारे चंबा को पिछड़ापन का नाम दिया गया। आप पिछड़ा कहते हैं? देखो जी, ये तो आपके सामने है कि आज मूलभूत सुविधाएं आप देख सकते हैं कि ये पिछड़ापन का भी नाम इन्होंने ही दिया है, ये दोनों सरकारों ने मिलकर दिया है। जबकि कि अगर हम चंबा का इतिहास देखें तो एशिया में नॉर्थ में दूसरा जो है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो है, ये हमारा पावर हाउस जो है वो हमारा चंबा में बना है, मतलब नॉर्थ का दूसरा। तो सोचो उस वक्त की तकनीक और आज अगर आप देखें तो कितना पिछड़ा हुआ हो। क्योंकि जहाँ बिजली लोगों को पता भी नहीं होती थी या नाम ही सुना होता होगा कि बिजली नाम की भी कोई चीज़ है, वहाँ चंबा में पावर हाउस दूसरा बना। तो सोचो उस वक्त हम कितने एडवांस थे। पहले एडवांस थे, आप पिछड़ गए हैं। अब आपके सामने आप देख सकते हैं आज चंबा में है क्या। आज चंबा में अगर हम बात करें कि अभी जैसे बताया गया कि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स नहीं है, तो वो डॉक्टर्स क्यों नहीं दिख पा रहे, क्या कारण है? बोला जी एजुकेशन। एजुकेशन रीज़न है, रीजंस तो और भी हैं, पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? एजुकेशन का। अच्छे स्कूलों की कमी है। आज सरकार अच्छे स्कूल बना ही नहीं पाई चंबा में, और मुझे लगता है ये आगे भी नहीं बन सकते जब तक मुझे, मतलब सबसे पहले स्कूलों में मैं चाहता हूँ कि एमएलए मिनिस्टर जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, बाहर पढ़ते हैं, मैं कहता हूँ सबसे पहले इन्हीं के खुद के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते।
मतलब आप बहुत बड़ा एक चैलेंज दे रहे हैं कि जो नेता हैं, जो बड़े सरकार के नुमाइंदे हैं, उनको अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाने चाहिए। देखिए जी, आप बोलते हैं चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, इन्होंने राज किया। 30 साल कांग्रेस ने राज किया, 17 साल बीजेपी को हो गए। तो इतना राज करने के बाद भी ये कहते हैं कि हमने विकास किया। तो अगर इन्होंने विकास किया तो इनके खुद के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? क्या विकास किया इन्होंने एजुकेशन को लेके, स्कूलों को लेके? मतलब एजुकेशन सिस्टम आपके हिसाब से नहीं सुधर पाया? सर देखिए, आज जहाँ पे भी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल्स है वो बंद होते जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों का अभाव है। आज स्कूल तो इन्होंने खोले, पर स्कूल में बच्चे कितने हैं? 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, 20 बच्चे, इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ ही नहीं है गाँव के स्कूलों में, क्योंकि कोई अपना बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ाना ही नहीं चाहता। आप खुद देख सकते हैं कि आज प्राइवेट की स्ट्रेंथ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, पर वहीं हम दिल्ली मॉडल की बात करें, अरविंद केजरीवाल जी की बात करें, 2.5 लाख प्राइवेट स्कूल से बच्चा छोड़ के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लें। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल को देखने के लिए फॉरेन से लोग आ रहे हैं, मिनिस्टर्स आ रहे हैं। अभी पीछे साउथ के एक हमारे सीएम थे, वो दिल्ली के स्कूल से देख के गए कि दिल्ली में ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली के स्कूल का मॉडल देख के मतलब देखने आए, और उन्होंने देखा कि दिल्ली के स्कूलों में आज किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, वहाँ के एजुकेशन किस ढंग से है। तो बहुत से लोग दिल्ली मॉडल को भी फॉलो कर रहे हैं, और सिर्फ 8 साल हुए हैं दिल्ली में सरकार बने, और यहाँ पे 75 साल हो गए। और 75 सालों में आप खुद देख सकते हैं कि आज सरकारी स्कूलों में स्ट्रेंथ ही नहीं है। सारे जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो क्या कारण है? यही कारण है ना, पिछड़ा हुआपन और एजुकेशन की कमी। मतलब आपको ये लगा कि जो ये चीजें हो रही हैं, इसलिए आप सियासत में आ गए? नहीं, ये भी एक कारण हो सकता है, पर इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। मैंने आपको बताया, देखो जी, आप एजुकेशन पे बात करें, अगर आप स्कूल्स पे बात करें, और इसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। आज कोरोना काल के बाद आप देख सकते हैं, कोरोना काल में हमारे बहुत से भाई जो ऐसे हैं जिन्हें चंबा में रोजगार नहीं मिलता था, वो बाहर जाके जॉब करते थे, और कोरोना काल में के बाद वो आज चंबा में आके घर बैठ गए हैं, और अभी तक उन्हें जॉब्स ही नहीं मिल रही है। एक जो रोजगार है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है देखा जाए तो। मतलब आम आदमी पार्टी में आकर आप बहुत सी चीजों को ठीक करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें मेरे हिसाब से, मुझे तो कुछ भी आज आज अगर आप किसी भी विभाग या किसी भी वर्ग को ले लीजिए, कोई भी खुश नहीं है। आज आप चाहे गवर्नमेंट जॉब्स को लेके ले लीजिए, आप प्राइवेट सेक्टर को ले लीजिए, आप गवर्नमेंट सेक्टर के साथ गवर्नमेंट जॉब्स या किसी भी सेक्टर, सब दुखी हैं, सब प्रताड़ित किए हुए हैं इनके द्वारा। अभी पीछे आप देख लीजिए कि जो ओपीएस को लेके या एनपीएस को लेके शिमला में हुआ था, तो वहाँ पे लोगों ने बात रखी सभी के। तो देखो, भारत देश है, हमें अपना बात रखने का हक है, और हम किसके पास जाएंगे? अगर हमारे सीएम साहब के पास ही जाएंगे ना ये, और किसके पास जाएंगे? वो गए उनके पास बात करने, आराम से बात करने गए, तो वहाँ पे बात करने के बजाय उन पे लाठीचार्ज किया गया, उन पे एफआईआर किया। ये मतलब ये क्या हो रहा है भारत देश में? क्या ये जस्टिफाई है? ये भारत के रहने वाले हैं, उनका अधिकार है ओपीएस, तो अपना अधिकार मांगने गए, तो वो कोई लड़ने तो नहीं गए थे, सिर्फ बात रखी थी, बात रखने गए थे, तो उनसे बात की जाती। उन पे लाठीचार्ज करना, उन पे एफआईआर करना, ये देखो, ये तो एक मतलब आज के डेट में हम भारत में रह के अपनी बात भी नहीं रख सकते इन सरकारों के मतलब आगे। आप जो पुरानी पेंशन की बहाली का समर्थन करते हैं? बिल्कुल, देखो दिल्ली में ये रेजोल्यूशन पास करती है, मतलब ये जो ओपीएस का रेजोल्यूशन है वो लाया जा चुका है, लेकिन सेंटर ने फाइल रोकी हुई है। दिल्ली में तो विधानसभा में ये रेजोल्यूशन पास हो चुका है ओपीएस का। अच्छा चलिए, आप सियासत में एक नया चेहरा है, चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, इलेक्शन लड़ने वाले हैं? सर ऐसा है, ये हमारी पार्टी ज़रूर करेगी, और पार्टी जो है वो 68 के 68 विधानसभाओं पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है। और चंबा में भी हम इलेक्शन लड़ेंगे, चंबा से भी हम लड़ेंगे। पार्टी जिसे टिकट देगी हम उसके साथ चलेंगे, अगर पार्टी हमें आदेश देगी तो हम भी लड़ेंगे इलेक्शन। मतलब विनीत कपूर मन बना चुके हैं कि आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ सकते हैं अगर टिकट मिलती है तो? हाँ बिल्कुल, ज़रूर लड़ेंगे, अगर पार्टी आदेश देगी तो ज़रूर लड़ेंगे। अच्छा, चूंकि आपको मालूम है कि कांग्रेस और भाजपा राष्ट्रीय पार्टी हैं, ठीक है, आपकी भी आम आदमी पार्टी अब 2 जगह सरकार बन चुकी है, लेकिन आप इन राष्ट्रीय पार्टियों से कैसे मुकाबला कर पाएंगे? सर देखिए, अभी जैसे कि क्या कहते हैं अपना हमारे 2 स्टेट्स में सरकार हैं, और गोवा में भी हमारी 2 सीट्स हैं,
और अभी हम जनता अभी जो है जैसे हमारा सदस्यता अभियान चला है और सदस्यता अभियान में हमें सबसे ज़्यादा जनता का प्यार मिल रहा है और जनता हमसे जुड़ रही है, जनता जुड़ना चाहती है आम आदमी पार्टी से। क्या कहते से अभी जैसे हमारी जो 10 मार्च के बाद है, हमारी कम से कम 3 लाख से आज ऊपर सदस्यता अभियान हो चुकी है। 3 लाख लोग हिमाचल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जनता हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है और जनता ही जनार्दन है। जनता जिसे चाहेगी वही अपनी सरकार बना पाएंगे। अगर हम अपने बिहार पे कुछ कहें तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते बिना जनता के, बिना आवाम के। और बीजेपी कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रह चुकी है जो जनता की तरफ ध्यान ही नहीं देती है। आज आप देख सकते हैं इलेक्शन जीतने से पहले जो भी अभी तक पीछे देखा है, 3 महीने पहले आते हैं, जनता से जुड़ते हैं, बात करते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और 3 महीने के बाद जब चलो जो भी जिसकी भी सरकार बनती है उसका सब दोनों जनता को भूल जाते हैं। इससे पहले आज आप देख सकते हैं 4.5 साल हो गए इस सरकार को। 4.5 साल पहले सरकार ये कहाँ थी। आज 4.5 साल के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ये बोलते हैं कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम पानी फ्री देंगे, हम लेडीज में बसों का किराया हाफ कर देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 4.5 साल पहले आप कहाँ थे? चलिए, आपने 4.5 साल का जिक्र किया ना, तो आम आदमी पार्टी की तो सरकार बनी थी, केजरीवाल जी तब भी तो आ सकते थे, अब इलेक्शन टेन्योर में क्यों आ रहे हैं? ये बड़ी बात है ना, जैसा आपने खुद ही कहा ना। तो अब नेचुरली अगर अगर उनको भी थोड़ा सा पीड़ा लग रही थी कि अब हिमाचल का दर्द समझना तो उनको भी तो आना चाहिए था, विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता उनका मनोबल बढ़ाने के लिए तो आना चाहिए था ना उनको। सर देखो, पिछले साल हमने हमारे शिमला में आम आदमी पार्टी के ऑफिस की इनॉग्रेशन हुई और उसके बाद हम ज़मीनी स्तर पर काम करते रहे और उसके बाद पंजाब के इलेक्शन आगे, 5 राज्यों के इलेक्शन आए, तो हमारे अरविंद केजरीवाल जी उन 5 राज्यों के जो भी इलेक्शन थे उनमें बिजी थे। तो जैसे वो इलेक्शन ख़त्म हुए वैसे ही उन्होंने हिमाचल में, अभी आप देख सकते हैं जो हिमाचल की जनता की जो भी आवाज़ है या जो भी उनके मुद्दे हैं उनके लिए वो आ रहे हैं और बात कर रहे हैं। अभी 2 रैलीज हमारी हो चुकी है और जो हमारी मंडी रैली थी और जो हमारी शाहपुर की जो जनसभा थी, आप उसमें देख सकते हैं कि हिमाचल की जनता ने दिल खोल के प्यार दिया। हिमाचल की जनता वहाँ पे आप चंबी ग्राउंड में देख सकते हैं कि इतनी बड़ी जनसभा हुई, इतना बड़ा आवाम जो हिमाचल से जनता जो आई उन्होंने अपना प्यार दिखाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब जितनी भी जनता आई अपने खर्चे पे आई, खुद आई, कोई बुलाए नहीं गए, सिर्फ किससे, अरविंद केजरीवाल से को सुनने के लिए। क्या अरविंद केजरीवाल चंबा आ सकते हैं या बुला सकते हैं आप? ज़रूर। हमारे अरविंद केजरीवाल जी सभी विधानसभाओं में जाएंगे और सभी विधानसभा और सभी जिलों में जाएंगे, वो सभी जिलों में उनकी रैली होगी, सभी जितने भी जिला उनमें सभी में उनकी जनसभाएं होंगी। अच्छा, मंडी आ गए थे, कांगड़ा आके चले गए हैं, तो उसके बाद चंबा हो सकता है क्या? नहीं, अभी तो वो तो चलो ऊपर वो है, डिसाइड होगा, पर हो भी सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि देखो, चंबा, मुझे लगता है कि चंबा को इग्नोर किया जाता है सियासी तौर पर भी, सिर्फ इसका वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल होता रहा है, आपको भी मालूम है, ठीक है। आपको लगता है कि इसका वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होने की बजाय अच्छे लेवल पर इस पर चर्चा भी होनी चाहिए, ताकि जो पिछड़ेपन का जो तमगा जबरदस्ती लगाया गया है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि पिछड़ापन है चंबा में। चंबा संपन्न है और कोई पिछड़ापन नहीं है इसमें, लेकिन उसके तमगे को हटाने के लिए सियासी तौर पर प्रयास तो होने चाहिए ना। सर ऐसा है कि अभी जैसे मैंने भी आपको बताया कि 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट में उनकी रैली होगी और जनसभाएं भी होगी। चंबा भी हमारे अरविंद केजरीवाल जी ज़रूर आएंगे। और जो पिछड़ेपन की बात में अभी आपने बताई, पिछड़ापन मैं उस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि आज की डेट में, पर आज भी चंबा में बहुत सी सुविधाएं हैं। पर अगर हम पर्यटन के उससे देखें, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो चंबा में बहुत ऐसे, मतलब चंबा को भी हम टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डेवलप कर सकते हैं। पर क्या है कि डलहौजी और खजियार से टूरिस्ट वापस चला जाता है। आज तक चंबा बहुत कम टूरिस्ट आता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे आगे किया ही नहीं गया। आज तक बीजेपी के भी नेता रहे, कांग्रेस के भी नेता रहे, आज तक उन्होंने चंबा को टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं डेवलप किया। अगर वो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से चंबा को डेवलप करते तो यहाँ पे भी बहुत हमारे यूथ को रोज़गार मिलता। पर आज तक किसी भी जितने रहे हैं एमएलए, उन्होंने आज तक चंबा को टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप कभी किया ही नहीं, कोशिश ही नहीं की, सोचा भी नहीं। अगर सोचते तो चंबा में भी बहुत से युवाओं को रोजगार मिलता। अच्छा, दिल्ली मॉडल का चर्चा हो रही है आम आदमी पार्टी की, कि दिल्ली मॉडल जो है हिमाचल में लाया जाएगा। दिल्ली मॉडल हिमाचल में इसलिए सक्सेस नहीं मानता क्योंकि वहाँ पर प्लेन एरिया है, और प्लेन एरिया और पहाड़ी एरिया में तो फर्क पड़ता है ना सर। सर दिल्ली मॉडल में अगर आप देखेंगे और समझेंगे, जनता को सहूलतें दी गई है। दिल्ली मॉडल में क्या है, अगर दिल्ली देखो, बिजली कहाँ बनती है? हिमाचल में। दिल्ली खरीदता है।
और खरीदने के बाद अगर उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री दी, अगर वो दे सकते हैं तो हमें क्यों नहीं? बल्कि कि हमें तो लाडा के तहत बिजली फ्री मिलती है। वो कहाँ है जनता? वो तो हमारे को पहले से फ्री मिल रही है, वो तो हमारा राइट है चंबा का। वो क्यों नहीं मिल रहा? चलो मैं मान गया कि ठीक है, ये बोलते फ्री नहीं देनी चाहिए, पर जो आपको एक कानून बनाया गया है कि जहाँ भी प्रोजेक्ट लगेंगे वहाँ पे लाडा के तहत आपको बिजली फ्री देनी चाहिए, वो बिजली का है। उसके बाद अगर पानी की बात करूँ, हमारे चंबा में कितनी नदियाँ हैं, कितने नाले हैं, उसके बाद भी इतना नदियाँ होने के बाद भी दिल्ली में 20,000 लीटर पानी फ्री। तो ये सिर्फ मूलभूत सुविधाएं दी गई है, कुछ ऐसा थोड़ी ना कुछ अलग कर दिया गया। वहाँ भी भाई हमारे दिल्ली की जनता है, यहाँ भी दिल्ली की जनता है। आज दिल्ली में अगर आपको डोर स्टेप डिलीवरी दी गई है राशन की, आपको राशन के लिए लाइनों में नहीं लगना पड़ता है। आज बोलते हैं आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज राशन नहीं है, कल आओ परसों आओ। आप दिल्ली में कॉल करो, कॉल में आपको घर में राशन मिलेगा। आज दिल्ली में आपको 1078 पे कॉल करो, आरटीओ दफ्तर ही नहीं है, वहाँ पे आरटीओ दफ्तर नहीं, आपको लाइसेंस बनाना है, गाड़ी के कागज़ बनाने हैं, आप 1078 पे कॉल करो, आपके घर पे आएंगे। आपके घर पे आएंगे, कागज़ लेके जाएंगे, फीस लेके जाएंगे। आपको जब ज़रूरत होगी तब बुलाएंगे कि आपका लाइसेंस के लिए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपका टेस्ट रेड है, तो आपको घर पे सारी सहूलतें हैं। देखो, आपकी करप्शन भी खत्म हो गई और आपको लाइनों पे धक्का भी नहीं लगाना पड़े और आपकी जी हजूरी भी खत्म हो गई। लेकिन आज चंबा में क्या है, कभी नेट नहीं चल रहा है, आपने फीस नहीं जमा कराई, आप कल लाओ, अभी कागज़ पूरे नहीं हुए हैं आपके। मतलब वो तमाम व्यवस्था को बदल देंगे आप? बस सिंपल सा है। देखो, जनता सरकार से कुछ भी नहीं मांगती है, जनता तो बोलती है हमें हमारी सिर्फ मूलभूत सुविधाएं दे दो। आज भी चंबा में ऐसे गांव हैं जहाँ पे सड़कें नहीं हैं, आज ऐसे घर हैं जहाँ पे बिजली नहीं है, आज ऐसे घर हैं जहाँ पे पानी के कनेक्शन नहीं है। तो क्या ये हमारा राइट नहीं है, ये हक नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है? इसके लिए गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि चंबा सदर के विधायक भवन एक कैसा कार्य करते हैं? सर, ये तो आपको 2022 में आने वाले टाइम पे पता ही लग जाएगा, जब इलेक्शन होंगे और उसमें रिजल्ट में जनता ही बताएगी। क्योंकि आज हॉस्पिटल के आप हालात देख सकते हैं। हॉस्पिटल में इन्होंने कहा कि हमने मशीन्स दे दी। अरे मशीन्स दे के क्या होगा जब वो मशीन्स चलाने वाला ही कोई नहीं। आज चंबा के लोग 10-10 हज़ार टेस्ट प्राइवेट करवा रहे हैं। आज गाइनोलॉजिस्ट नहीं है चंबा में। अभी हमने पीछे धरना किया तो धरने के बाद गाइनोलॉजिस्ट आए, वो भी पूरे नहीं आए, थोड़े आए पर आए। आज आप हॉस्पिटल में जाओ, आपके टेस्ट नहीं होंगे, आपको टेस्ट बाहर से कराने पड़ेंगे, आपको दवाइयाँ नहीं मिलेगी। मतलब आप ये जो डॉक्टर जो कुछ ज्वाइन किए हैं, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने धरना दिया इसलिए डॉक्टर आ रहे हैं? तो आप उससे पहले देख लीजिए, उससे पहले डॉक्टर थे ही नहीं, तभी तो हमें धरना देना पड़ा। हमने धरना किस बात पे दिया? हमने इसी पे तो धरना दिया कि डॉक्टर्स नहीं है। और उसके बाद जब हमने एमएस सर से बात करी तो उन्होंने बोला कि अभी 3 गाइनोलॉजिस्ट आ गए हैं, मतलब उनकी ऑर्डर्स हो चुके हैं और वो बहुत जल्द आने वाले हैं। तो उसके बाद जब हमने दोबारा बात की तो उन्होंने बोला 3 गाइनोलॉजिस्ट आ गए हैं, तो उसके बाद ही आए, उससे पहले तो थे ही नहीं। उस वक्त जब धरने पे बैठे थे, उस वक्त आप लोगों ने ये भी कही थी बात है कि अगर इतने दिन के भीतर डॉक्टर नहीं आएंगे तो हम फिर से धरने पर बैठेंगे। तो दोबारा से फिर से धरने पर बैठने के मूड में है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। बिल्कुल, जनता के लिए हम धरना भी देंगे और अगर कहीं हमें ज़रूरत लगी तो हम गिरफ्तारियाँ भी देंगे। क्योंकि देखो जी, जनता जो है इस वक्त चंबा की जनता, मुझे नहीं लगता, हम गांव में गए, गांव में हमने लोगों के साथ सदस्यता अभियान के दौरान हम गांव में जाते हैं और गांव के लोग इस वक्त इतने परेशान हैं, उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। अगर 400-500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला इतनी महंगाई में अपना गुजारा कैसे करे? 250 रुपये लीटर सरसों का तेल। देखो जी, बीजेपी वालों ने कहा, पहले तो ये बोलते फ्री नहीं देना चाहिए, अच्छा इन्होंने खुद ही फ्री दिए हैं सिलेंडर और गैस चूल्हे। अब जो बंदा 4-5 हज़ार रुपये का गैस चूल्हा खरीद सकता है तो वो गैस भरवा भी सकता है। अब आपने सिलेंडर गैस चूल्हा तो फ्री दे दिया, पर उसको भरवाने के लिए 1200 रुपये वो कहाँ से लाएगा? उसके बाद आप सरसों का तेल रेट देख लीजिए, आप पेट्रोल डीजल देख लीजिए। इस महंगाई में आप मुझे बताइए 500 रुपये में वो अपना गुजारा कैसे करेंगे? अभी पीछे मेरी किसी से बात हुई थी, मैंने पूछा कि क्या कहते हैं अपना आप क्या करते हैं? बोलते जी मैं गांव में अपने दिहाड़ी लगाता हूँ मनरेगा में। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा उसमें क्या है सिस्टम? बोला जी साल में 120 दिहाड़ी लगती है और 230 रुपये दिहाड़ी मिलती है। तो मैंने कहा 230 रुपये दिहाड़ी में गुजारा? बोलते सिर्फ नाम की है वो तो। अब आप बताइए, सरकार 230 रुपये दिहाड़ी दे रही है, उस 230 रुपये दिहाड़ी में 120 दिन लगेंगे, तो 230 रुपये दिहाड़ी में वो 250 रुपये लीटर तेल कैसे खरीदेगा? वो गैस सिलेंडर कैसे भरवाएगा?
ये सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। आज आप देख सकते हैं 2.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए इन्होंने एमएलए ने अपनी तनख्वाह कर दी। पेंशन आप इनकी देख सकते हैं। आज मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, 6 महीने बाद सरकार गिर जाती है तो मुझे ज़िंदगी भर की पेंशन है। और वहीं जहाँ पे अगर 20-22 साल में एक नौजवान लगता है, 40 साल सेवा करता है, उसको कोई पेंशन नहीं। आप अपने इनके भत्ते देख लो, घूमने फिरने के भत्ते 2 लाख से 4 लाख करते। एक एमएलए को 2000 यूनिट बिजली फ्री है। वो प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं भी इलाज करवा ले, उसका सरकार बिल देगी। पर जो एमएलए, जो आवाम, जो जनता उसे एमएलए बनाती है, वो हमारे चंबा हॉस्पिटल में देख लीजिए आज कैसे धक्के खा रही है। मतलब तमाम व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और इसलिए आप सियासत में आए हैं और माहौल चेंज करना चाह रहे हैं। सर देखो, मुझे आज तक कोई ऐसा काम नहीं दिखा जो जनता हित में हो। आज एक युवा, इन्होंने आईपीएच में कुछ फीटर और हेल्पर रखे, मात्र 3500 रुपये। एक उस बच्चे का शोषण नहीं है? वो 3500 रुपये में अपने घर का गुजारा कैसे करेगा, क्या करेगा? और उससे काम पूरा लिया जाएगा। आज तक कितने अच्छे फैसले हैं, मुझे जो बता दो जो जनता के हित में किए हैं इन्होंने। मैं कहता हूँ एक भी ऐसा फैसला बता दो जनता के हित में हो। आज आप टैक्सेस देख लो, 30% टैक्स, 40% टैक्स, पेट्रोल डीजल, ये आपके जीएसटी में क्यों नहीं आती है? गवर्नमेंट 80% 70% टैक्स लेती है। इतना पैसा लेने के बाद भी आज जनता को क्या सहूलत है? कोई ऐसी मेरे को एक सहूलत बता दो। प्राइवेट हॉस्पिटल देखो जी, गरीब है अमीर है, हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिलेगा, प्राइवेट जाना पड़ेगा। बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने पड़ेंगे। सड़कें आपको नहीं मिल रही हैं। अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं अपना ही काम करवाने, तो आप कल आओ, परसों आओ। तो जनता को मिल क्या रहा है? इतना टैक्स देने के बाद, इतनी सरकारें बनाने के बाद जनता के हित में क्या है? क्या काम हुआ आज तक जनता के हित में? मुझे एक भी ऐसा काम बता दो कि उन्होंने जनता हित में किया हो। मुझे जिस हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं वो कमियां बताकर इलेक्शन लड़ने वाले हैं। सर कमियां नहीं है, ये जनता की जरूरत है। आज आप गांव में जाओ, आप शहर में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, आप गांव में जाओ, आवाम के पास जाओ, जनता के पास जाओ, जो जनता दुखी है इन चीज़ों से, महंगाई से। आज लोगों के पास कमाने के लिए सोर्सेज नहीं है। देखो जी, बुजुर्ग माँ बाप के बच्चे घर में बेरोजगार बैठे, कमाने का साधन नहीं है उनके पास, और महंगाई आप देख सकते हैं। आप पार्टी बेरोजगारी भी दूर करेगी। सर 8 सालों में हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने 12.25 लाख जॉब्स दी हैं, जिसमें से 2.25 लाख सरकारी और 10 लाख प्राइवेट। और आने वाले 5 साल में 20 लाख जॉब्स देंगे, जिसके लिए उन्होंने टीम भी बना लिया और उस पर काम भी हो रहा है। अच्छा, हिमाचल में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें आप जीतने की उम्मीद लगाए हैं? सर आज आप इलेक्शन कर दीजिए, हम सरकार बनाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के पूर्व के राज्य उपाध्यक्ष रह चुके हैं विनीत पूर्व, और कहते हैं कि सरकार बनाने वाले हैं। सर देखिए, 3 लाख लोग हमसे जुड़ चुके हैं। 3 लाख, और आबादी बहुत ज़्यादा है। सर 70 लाख की आबादी है, वोटर्स कितने हैं? और अगर आप 3 लाख को 4 से गुना करिए, तो मतलब सरकार बनाने के पूरे मूड में है आम आदमी पार्टी। सर सरकार आम आदमी पार्टी नहीं बनाएगी, सरकार जनता बनाएगी। और जनता जो है वो बीजेपी कांग्रेस से दुखी है, क्योंकि हम ये जो कह रहे हैं ना, विनीत कपूर नहीं कह रहा है। विनीत कपूर फील्ड में गया, हम फील्ड में जाके हमें लोगों ने रिस्पांस दिया, तो आज ये मुझ में कॉन्फिडेंस आया। ये कॉन्फिडेंस मेरा पर्सनली नहीं है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, हमें जनता ने कॉन्फिडेंस दिया कि हम आपके साथ जुड़े। अच्छा, कॉन्फिडेंस की बात तो होगी, लेकिन राजनीतिक गुरु कौन है विनीत कपूर जी का? राजनीतिक गुरु जनता ने सिखाया सब कुछ। जनता के पास गए, जनता के बीच में रह के उनकी बातें सुनी, उनके दुख सुने, और उनके जो मतलब जब सुनते हैं, अभी पीछे हम राजपुरा गए थे, तो राजपुरा में हमें बुलाया गया था, बल्कि हमें कॉल आई थी कि वहाँ पे कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं, और लेबर के लोग थे वो, मतलब वहाँ पे स्लैब पड़ रहा था, लेंटर, तो वहाँ पे दिहाड़ीदार थे, मजदूर थे सारे। तो हम उनके पास गए और हमने कहा कि जैसे हम आम आदमी पार्टी से हैं, बोला हमने जुड़ना चाहता। तो वहाँ पे मैंने एक लाइव भी किया था अपने फेसबुक पे। तो एक भाई साहब थे हमारे, उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, मतलब बहुत दुख लगा, और वो कहानी मैंने लाइव भी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा एक बच्चा है 4-5 साल का, वो छत से गिर गया, और गिरने के बाद उसका जो ये जबड़ा है वो टूट गया। तो उसे यहाँ से शिमला रेफ़र किया, शिमला से टांडा, और टांडा में उसने जब इलाज कराया, वो 500 रुपये दिहाड़ी लगा के, मतलब मजदूर है,
उसने पता नहीं कैसे वो 40-50 हज़ार किए होंगे, अपने बच्चे का इलाज कराया और बोलता हूँ 15 साल तक मुझे हर साल उसके मतलब उसका इलाज करवाना पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा। अब बताओ एक 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला कैसे अपने बच्चे का इलाज कराएगा? पर सरकार ने योजनाएं तो शुरू कर रखी है, आयुष्मान योजना, कोई बहुत सी योजनाएं हैं सरकार की, हेल्थ योजना, उसके तहत 5 लाख तक तो फ्री का इलाज हो सकता है। देखिए जी, योजनाएं क्यों बनती है मुझे आज तक समझ नहीं है। आज दिल्ली में कोई योजना नहीं है, कोई कार्ड नहीं है। आप दिल्ली के रहने वाले हो, 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक का इलाज मुफ्त है। उधर तो कोई कार्ड नहीं चलता, और यहाँ पे कार्ड सिर्फ नाम के लिए है। कार्ड पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर सरकार की देने की मंशा है तो कार्ड क्यों, आप सीधे फ्री कर दीजिए ना। कार्ड किसके लिए? यानी कि इनको पता है ना कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिले, इसीलिए कार्ड बनाए ना। अगर इनकी मंशा होती कि फ्री देना है तो सरकारी हॉस्पिटल ही अच्छे कर लो, वहीं से सब कुछ फ्री दे दो, कार्ड की ज़रूरत क्या है? अच्छा, मुनीर कपूर अगर विधायक बन जाते हैं, चलिए आप बन गए, कहने को कि चलो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं आप, लेकिन करेंगे कैसे, सुधार कैसे करेंगे? सर अगर आप चलो आपने ये बात कही, चलो हमने तो अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है। हमारे लिए है कि जनता सेवा करनी है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि विधायक बने, हम ऐसे भी कर सकते हैं। पर सबसे पहले मुझे जो है वो हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल में मैंने ऐसा देखा है कि गरीब लोग आते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, कोई अपने गहने रखता है, कोई अपनी ज़मीन नहीं है, कोई उधार लेता है। तो मुझे वहाँ जाके जी देखो जी, गरीबी जो है मतलब बीमारी जो है वो पूछ के नहीं आती, वो कभी भी किसी को भी आ सकती है। और चलो अगर अमीर गए, उसके पास पैसे है पर डॉक्टर ही ना हो तो वो भी कहाँ इलाज करवा पाएगा चंबा में। तो मुझे सबसे पहले ये लगता है कि हमारे चंबा का जो हॉस्पिटल है उसको सुधारना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद मुझे लगता है कि शिक्षा, मैं चाहता हूँ कि अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, आप सरकारी तनख्वाह लेते हैं, तो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तनख्वाह आप सरकारी लेना चाहते हैं, जॉब आप सरकारी करना चाहते हैं, क्यों? आज जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि एजुकेशन स्तर जो है वो आज इतना अच्छा नहीं है कि वहाँ पे हम बच्चे पढ़ा सकें। क्योंकि मेरा बच्चा भी नहीं पढ़ता, मेरा बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ रहा है, क्योंकि हमारे जो स्कूल्स हैं, जो वहाँ पे शिक्षा का स्तर है वो इतना अच्छा नहीं है। तो मैं सबसे पहले स्कूलों पे भी यही करना चाहूँगा कि स्कूलों का स्तर बढ़ा जाए, दिल्ली मॉडल लाया जाए, दिल्ली में जैसे स्कूल है वैसे स्कूल हमारे हिमाचल के भी होने चाहिए। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे लगता है बेरोज़गारी, हमें उस पर काम करना चाहिए। वैसे कांग्रेस और भाजपा की तुलना की जाए तो दोनों में से बेहतर कौन है? देखो, दिल की बात बोल तो सकते हैं ना। सर दोनों बराबर है। बीजेपी का नेता कांग्रेस में चला जाता है, कांग्रेस का नेता बीजेपी में चला जाता है, तो मुझे तो कोई बेहतर नहीं लगा दोनों में किसने क्या बेहतर किया। आज आप देख सकते हैं कि इतना टाइम होने के बाद भी चंबा में मैंने आज जो कमियां बताई आपको, दोनों ही इम्प्रूव करते। अगर दोनों इम्प्रूव कर पाते तो आज हमारे साथ इतनी जनता क्यों जुड़ती? आज जनता हमें बुलाती है कि आओ और हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के साथ, तो जनता क्यों चाहती है? जनता इनसे दुखी है ना। अच्छा, चंबा का कोई ऐसा लीडर जिसने आपके जहन में छाप छोड़ी हो? चंबा में देखिए जी, अभी तक तो कई बड़े लीडर हुए हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, तो कोई ना कोई तो लीडर होगा जिसने आपके जहन में छाप छोड़ी कि नहीं यार, इस बंदे में दम था, इसने चंबा के लिए कुछ किया है। किसी ने कुछ नहीं किया आपकी नज़रों में? देखो जी, जब से होस्ट संभाला है अभी भी मुझे जो लगता है 15 साल ही हुए, ज़्यादा नहीं हुए। तो 15 सालों में तो जो रहे हैं मुझे उनमें तो कुछ भी नहीं दिखा है। जो पहले 10 साल में रह चुके हैं वो भी, और जो अभी 5 साल है वो भी। तो 15 सालों में मुझे ऐसा कोई भी नहीं दिखा जिसने चंबा हित में कोई काम किया हो। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनीत जी ने बड़ी ही बेबाकी से ये सारी चीज़ें कही हैं। ये पहला इंटरव्यू था और मुझे लगता है कि बड़ी बेबाकी से इन्होंने ये चीज़ें कही हैं। अगली बार हम नई सक्सेस लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।